क्या अपराध करने वाले अपराधी को इतना दंड अवश्य मिलना चाहिए जितना उसने अपराध किया है? क्या अपराध करने वाले अपराधी को इतना कष्ट अवश्य मिलना चाहिए जितना कष्ट उसने दूसरे को दिया है? क्या अपराध करने वाले अपराधी को इतना दुख अवश्य मिलना चाहिए जितना दुख उसने दूसरों को पहुंचाया है? यदि यह मान है परिस्थितियों की, तो इसी को यूपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल के सामाजिक राजनीतिक दर्शन में दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत कहते हैं, रिट्रिब्यूटिव थ्योरी। अर्थात दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत का उद्देश्य है अपराधी से किए गए अपराध का बदला लेना। अर्थात यह बदला लेने की अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है। यह मानता है कि अपराधी को उतना दंड अवश्य मिलना चाहिए जितना उसने अपराध किया है, यानी उस दंड का अपराधी अधिकारी है, उस कष्ट का अपराधी अधिकारी है जितना उसने दूसरे को दिया है। उसको उतना कष्ट तो अवश्य मिलना चाहिए। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी ऑप्शनल फिलॉसफी का सामाजिक राजनीतिक दर्शन में दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत। दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत का उद्देश्य है अपराधी द्वारा किए गए अपराध का बदला लेना। अर्थात यह अवधारणा बदला लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को उतना दंड अवश्य मिलना चाहिए, उतना कष्ट अवश्य मिलना चाहिए जितना कष्ट इसने दूसरे को दिया है। अर्थात यह बदला लेने की अवधारणा पर आधारित है। और इस सिद्धांत की मांग है जैसे को तैसा, और आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। अर्थात दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत जैसे को तैसा, खून के बदले खून के सिद्धांत पर आधारित है। यह क्षमा की मांग नहीं करता है, यह अपराधी के सुधार की मांग नहीं करता है, यह अपराधी के द्वारा किए गए अपराध के दंड की मांग करता है। थोड़ा कह रहा है कि भाई उसकी परिस्थितियां अलग है, यह थोड़ा कह रहा है कि उसकी मन स्थिति अलग थी। यह कह रहा है कि अगर उसने अपराध किया है तो जैसा उसने किया है वैसा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यह भी कहता है कि जितना अपराध जिस अनुपात में इसने किया है उसी अनुपात में इसको दंड मिलना चाहिए। अर्थात दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत अपराधी द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में दंड की मांग करता है। यह सिद्धांत यह मांग करता है कि अपराधी को यह पता चलना चाहिए कि उसके दुष्कृत्य का दुष्परिणाम केवल दूसरों के लिए कष्टकारी नहीं है। उसके अपराध का दुष्परिणाम, उसके कुकृत्यों का दुष्परिणाम केवल दूसरों के लिए कष्टकारी नहीं है, स्वयं उसके लिए भी कष्टकारी है। अगर आप अपने अपराध के माध्यम से दूसरों को कष्ट देने की भावना मन में रखते हैं और आपके अपराध से दूसरों को कष्ट होता है, तो अपराधी भी उतने ही कष्ट का भागी है। उसको भी पता चलना चाहिए कि भैया तुमने जो अपराध किया है इससे केवल दूसरों को कष्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए भी वो अपराध कृत्य कष्टकारी है। तुम्हारी आपराधिक कार्रवाई केवल दूसरों के लिए कष्टकारी नहीं है, केवल दूसरों के लिए दुखदायी नहीं है, तुम्हारे लिए भी कष्टकारी है, तुम्हारे लिए भी दुखदायी है। इसका दुष्परिणाम केवल दूसरे नहीं भोगेंगे, इसका दुष्परिणाम तुम भी भोगोगे। तभी तो उसको पता चलेगा कि हमने कोई अपराध किया है। यानी दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत, दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत यह मांग करता है कि भैया अपराधी से बदला लेना है, छोड़ना नहीं है। अपराधी से जितना उसने किया है, यानी एक प्रकार से इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। जितना बल आपने लगाया दीवार पर, दीवार भी आप पर उतना ही बल लगा रहा है। यानी जितना अपराध आपने किया उसी अपराध के अनुपात में आपको दंड मिलेगा। और जितना आपने दूसरों से किया है, अगर आपने आंख दूसरे का फोड़ा है तो आपका भी आंख फोड़ा जाएगा। आपने दूसरे को मृत्युदंड, अगर आपने दूसरे की हत्या की है तो आपको भी उसी अनुपात में मृत्युदंड मिलेगा। अपराधी ने यदि दूसरे का खून किया है
तो निश्चित ही वह मृत्युदंड का भागी है। जान के बदले जान, प्राण के बदले प्राण, जीवन के बदले जीवन। यही है दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत। प्रतिफल है, दंड एक प्रतिफल है आपके कुकृत्यों का, अपराधी के कुकृत्यों का, अपराधी के दुष्कृत्यों का, अपराधी के कुकर्मों का प्रतिफल है। उसने जितना किया उसना उतने पाया। एक हाथ लिया तो एक हाथ पाएंगे। अब यह सिद्धांत की आलोचना भी हुई है कि भाई यह सिद्धांत आज की अवधारणा में मान्य नहीं है, क्योंकि आज को तो समाज को तार्किक, बौद्धिक, मानवीय, परिस्थिति जन्य, मानवतावाद, क्या क्या अवधारणा फैला हुआ है। जब से धरती आधुनिकता के मार्ग पर प्रशस्त हुई है, तमाम प्रकार के नए नए सुंदर सुंदर शब्द गढ़ लिए गए, आकर्षक आकर्षक शब्द, मानवतावाद और एक नए मानवीय मूल्य, मानवीय आदर्श, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, बहुत सुंदर आकर्षक शब्द है। जनता को सबसे ज्यादा आकर्षक शब्द एक एक शब्द है, और इन शब्दों के बीच अगर दंड के प्रतिफलात्मक सिद्धांत को उनकी कसौटी पर कसा जाए तो इसकी आलोचना हो जाएगी। पहली आलोचना क्या होती है? यह सिद्धांत बदला लेने की अवधारणा पर आधारित है। बदला लेने की अवधारणा पाई है, जितना उसने किया उतना उसको आप दे रहे हैं दंड, यानी यह मानवतावाद के सिद्धांत के विरुद्ध। मैंने बोला ना कि आज का सिद्धांत तो मानवतावाद वाला है। तो दंड के प्रतिफलात्मक सिद्धांत की जो पहली आलोचना है वो यही है कि भैया ये बदला लेने की अवधारणा पर आधारित है, यह मानवतावाद के सिद्धांत के क्या है? विरुद्ध है। अर्थात अगर कोई रेपिस्ट 3 साल की बच्ची का रेप कर रहा है, 3 साल की बच्ची में उसको आकर्षण दिख रहा है, जिसके अंग अभी विकसित ही नहीं हुए हैं, और वो 3 साल के बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाला अधम नीच पापी के साथ हम मानवीयता का व्यवहार करेंगे, मानवीयता का व्यवहार करेंगे, और नहीं करेंगे तो मानवता के विरुद्ध होगा। वाह! जब आईएएस फिलॉसफी किसी भी आप परीक्षा के मेंस में लिखे ना, तो थोड़ी सा एग्जामिनर के दिमाग को मत छूइए, उसके दिल को भी छूने का प्रयत्न करिए। यहां आप लगा दीजिए कमेंट कि 3 साल के बच्ची के रेप करने वाला अधम नीच पापी कुकर्मी, उसके बाद उसको मार देने वाले के साथ कहां तक मानवीयता का सिद्धांत वो लगाएंगे? बताइए। थोड़ी एग्जामिनर के दिल पर भी असर करिए। और आजकल किसी भी विषय को आप प्रासंगिक भी बनाइए, रिलेटिव आप जो है प्रासंगिक लिखिए, और आपके पास इस समय तमाम एग्जाम्पल हैं। थोड़ी सा आप सिनारियों पर कंटेम्परेरी जो इंसिडेंट घट रहे हैं, समकालीन घटनाएं घट रही हैं, उन पर ध्यान दीजिए, तो आपको अपने दर्शन शास्त्र के ही में लिखने के बहुत सारे समकालीन मिल जाएंगे। और अगर आप अपने दर्शन शास्त्र को भी समकालीन घटनाओं से जोड़ दिया, बहुत नंबर मिलेगा आपको। यह पहली आलोचना थी। दूसरा आलोचना क्या है? यह सिद्धांत एक बुराई के बदले दूसरे बुराई को स्वीकार करता है। भाई एक बुराई तो उसने अपराध किया, दूसरा बुराई उससे बदला लिया गया। भाई उसने दूसरे की हत्या की, उसका आप लोग को मृत्युदंड दे दिया। तो एक बुराई उसकी हत्या करना हुआ, दूसरा बुराई उसको मृत्युदंड देना, ठीक है ना? एक बुराई के बदले दूसरे बुराई को अपनाता है, इसलिए गलत है। दूसरी आलोचना। तीसरी आलोचना, यह सिद्धांत राज्य को प्रतिशोध लेने वाली संस्था बनाकर रख देता है, जबकि राज्य कल्याणकारी है, राज्य प्रवर्धक है, राज्य मार्गदर्शक है, राज्य संरक्षक है, लेकिन राज्य एक प्रतिशोध लेने वाली संस्था इसने बनाकर रख दिया। यह इसकी तीसरी आलोचना है। चौथी आलोचना, यह अपराधी के मन स्थिति और अपराध करने की परिस्थिति को ध्यान में नहीं रख रहा, नजरअंदाज कर रहा है। 70-75 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला अपराधी की मन स्थिति हम देखने जाएंगे। 3 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले दानव के अपराध करने की परिस्थिति की हम जांच करेंगे। यह इसकी चौथी आलोचना है कि यह अपराधी के मन स्थिति और अपराधी के अपराध किए जाने की परिस्थिति को नजरअंदाज करता है। लेकिन आज ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इतनी भयानक घटनाएं घट रही हैं, जहां आपके पास परिस्थिति तो दिखाई ही नहीं देगी, केवल उसके जो मन में जो गंदी सोच है, भयानक सोच है, केवल वही दिखाई देगी। परिस्थिति क्या है और परिस्थिति कैसे ऐसी पैदा हो सकती है, और जिसके मन में ऐसी सोच पैदा होती हो, कम से कम उसको तो कम से कम इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं।
जो 3 साल की बच्ची और 75 साल की बुजुर्ग महिला के अंदर आकर्षण देख लेता हूं। ठीक है, तो ये चौथी आलोचना। पांचवी आलोचना, यह सुधार की संभावना को लगभग समाप्त कर देता। सही बात है भाई, अगर आपने किसी अपराधी को जिसने दूसरे की हत्या की है, अगर आपने उसको मृत्युदंड दे दिया, फांसी दे दिया, तो उसके सुधार की संभावना कहां रह गई? तो एक प्रकार से सुधार की संभावना को समाप्त कर देता है। जाहिर सी बात है, जब अपराधी बचा ही नहीं तो सुधार क्या होगा? लेकिन मनोविज्ञान भी मानता है कि इस धरती पर कुछ ऐसे अपराधी हैं जो सोशियोपैथ और साइकोपैथ है, जहां मनोविज्ञान भी मानता है कि इनके सुधार की संभावना लगभग असंभव है, समाप्त है, इनको समाप्त कर देना ही सही है। क्या उनके सुधार की संभावना है? अगर 3 साल की बच्ची का कोई रेप कर रहा है, दे आर सोशियोपैथ और साइकोपैथ, उनका सुधार नहीं हो सकता है। कम से कम इस सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है वो। आज ऐसी भयानक घटनाएं घट रही हैं जो मानवता को संसार कर दे रही, उनके सुधार की संभावना नहीं है। थोड़ी सा आप इन चीजों को भी जोड़िए। समकालीन प्रासंगिक घटनाओं को जब आप जोड़ेंगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि दर्शन शास्त्र जैसे क्लासिकल विषय को समकालीन घटनाओं से जोड़ रहा है। यह आपके ज्ञान की पराकाष्ठा होगा। यह बर्बरतापूर्ण सिद्धांत। अगली आलोचना क्या है? यह बर्बरतापूर्ण सिद्धांत है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि अपनी इन्हीं आलोचनाओं के कारण इस सिद्धांत का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन आज भी धर्म पर आधारित, रूढ़ियों पर आधारित समाज में आज भी यह सिद्धांत प्रचलित है। जैसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खाड़ी वाले देश हैं, जो कट्टरपंथी हैं, आज वहां यह सिद्धांत चलता है। लेकिन वैज्ञानिक युग में, बौद्धिक युग में, मानवीय सिद्धांतों के युग में कहीं ना कहीं यह सिद्धांत पीछे होता चला जा रहा है। लेकिन जिसके खिलाफ अपराध होता है, जरा उससे तो पूछिए, आप उससे भी तो पूछिए कि क्या दंड चाहिए। वो तो कहेगा जितना हम कष्ट पाए हैं उतना कष्ट उसको मिलना चाहिए। अब यूपीएससी प्रश्न कैसे पूछेगा, इसको समझिए। देखिए, यहां यूपीएससी कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। पहले तो सीधे पूछ देगा कि दंड के प्रतिफलात्मक सिद्धांत का वर्णन करिए। आज के युग में यह अपनी प्रासंगिकता खोता चला जा रहा है, तो सीधे शुरू करिए और आलोचना लिख के सीधे लिख दिए। इसी कारण इसका महत्व या प्रासंगिकता कम होता जा रहा है। जैसे मैंने बोला आपको, वैसे सीधे लिखिए, लास्ट में आलोचना लिखिए। इसकी आलोचना निम्न बिंदुओं पर की जा सकती है। आप बिंदु मान लिख के पहला वाइज लिखते चले जाइए, क्योंकि फिलॉसफी है। हाँ, अगर समय कम है तो आप बिंदुवर लिख डालिए और लास्ट में लिख दीजिए कि उपयुक्त आलोचनाओं के संदर्भ में आज ये अपने महत्व को समाप्त करता चला जा रहा है, प्रासंगिकता इसकी समाप्त हो जाएगी। ये तो एक प्रश्न हो गया। लेकिन अब घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान मानवीय मूल्यों के संदर्भ में दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत अब उपयोगी नहीं रह गया है। अब उपयोगी नहीं रह गया है। इस संदर्भ की समीक्षात्मक विवेचना करिए। इस वक्तव्य की समीक्षात्मक विवेचना या मूल्यांकन करिए। अब यहां आपको, अब जब इस टाइप का प्रश्न आ गया, अब तो वहां सिद्धांत पूछ ही नहीं रहा है, सीधे पूछ दिया कि आज के मानवीय मूल्यों के संदर्भ में दंड के प्रतिफलात्मक सिद्धांत अपनी महत्ता खोता चला जा रहा है। अब क्या होगा? अब यहां तो आपको फिर से हम जैसे वर्णन है वैसे तो करना नहीं है, यानी यहां आलोचना से ही शुरू होगा कि भाई यह सिद्धांत अपराधी के बदला लेने की अवधारणा पर आधारित है, इसलिए मानवीय संदर्भ को सटीक नहीं उठा, परिस्थिति जन्य नहीं है, मन स्थिति को नहीं कर रहा है। तो यही कारण है कि आज के मानवीय मूल्यों संदर्भों में यह सटीक नहीं बैठ रहा है और अपनी महत्ता खोता चला जा रहा है। लेकिन आजकल घटनाएं भी ऐसी घट रही हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन आज भी कर रही हैं। वही 3 साल के बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या। जिस बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य हुआ हो, हम उस अपराधी का सुधार करेंगे। आज की भयानक घटनाएं इसकी प्रासंगिकता फिर बढ़ा रही हैं। आज देखिए, धर्म के नाम पर इतना भयानक हत्याएं हो रही हैं। धर्म को बढ़ाने के संदर्भ में इतनी हत्याएं हो रही हैं, तो उस समय हम सुधार करेंगे। आजकल देखिए, तुरंत अपराधी ने जैसे भयानक अपराध किया, एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, बुलडोजर चलाकर उसके घर को गिरा दिया जा रहा है, और जिसके खिलाफ अपराध हो रहा है उसको बड़ी शांति मिल रही है। तो प्रतिफलात्मक सिद्धांत तो है। आज की सरकार जनता को
उसके दर्द पर अगर मलहम लगाने का प्रयत्न कर रही है तो प्रतिफलात्मक सिद्धांत का ही पालन कर रही है। प्रतिफलात्मक सिद्धांत का ही तो पालन हो रहा है। भाई उसने उनको मार दिया, सरकार ने उसका एनकाउंटर किया, पुलिस ने उसके घर को गिरा दिया। गलत सही कहां है? सरकार ने जिसको पीड़ा मिली है, जिसको दर्द मिला है, उसके दर्द को कम करने का, उसके आक्रोश, देखिए अपराधी को इतना दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, इतना दंड अवश्य मिलना चाहिए कि पीड़ित पक्ष के दर्द में कमी आए, वरना दंड की जरूरत ही नहीं। अगर कोई दंड या दंड का सिद्धांत पीड़ित व्यक्ति के दर्द को कम नहीं कर पा रहा है ना, अपराधी को इतना दंड नहीं दे पा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति के पीड़ा में कमी आए, तो दंड का तो मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो अपराधी के पीड़ा को कम करने के लिए, अपराध से पीड़ित व्यक्ति के पीड़ा को कम करने के लिए अपराधी को तो दंड देना ही पड़ेगा। उसको बैठ के कचौड़ी पकौड़ी खिलाकर जेल में कोई घूमने का प्लेस थोड़ा बनाया जाएगा कि जाओ और खाओ और खाकर सुधर के आ जाओ बात। उसको बताया जाएगा तुमने जो किया है उसका दुष्परिणाम तुमको भी मिलेगा। और आज के युग में है कि भाई प्रतिफलात्मक सिद्धांत महत्व होता जा रहा है। आज जितने एक्शन हो रहे हैं, डायरेक्ट एनकाउंटर यानी हत्या के बदले मृत्युदंड, फैसला ऑन स्पॉट, तुरंत बुलडोजर एक्शन, जो किया है भोगना है इसी धरती पर। और यह दंड व्यक्ति को नहीं हो रहा है, यह दंड उसके अंदर जो गंदी भावना है उसको मिल रहा है। व्यक्ति को कहां दिया जा रहा है? दंड व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, दंड परिवार को नहीं मिल सकता है, दंड उस गंदी सोच को मिलता है। और गंदी सोच को अगर दंड देना है तो मेरे अनुसार प्रतिफलात्मक सिद्धांत गलत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी दंड दे दीजिए, गंदी सोच यदि समाप्त नहीं होता है तो अपराधी बार बार अपराध करेगा। आप देखिए एक रेपिस्ट, एक बार छोड़ दिया जाता है, फिर वह बाहर आता है, फिर वही कार्य करता है, फिर वही दुष्कृत्य करता है। यानी उसको दंड देने के बाद उसका गंदी सोच समाप्त नहीं हुआ। अगर उसको दंड दिया गया और उस दंड के परिणाम स्वरूप उसकी गंदी सोच समाप्त हो जाती तो अपराध करता नहीं करता, नहीं समाप्त हुआ, तभी तो रेपिस्ट बाहर आ रहा, फिर उसी लड़की के साथ बदमाशी किया, उसने सुसाइड कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि उस गंदी सोच को दंडित करना परम आवश्यक है। तो आप ऐसी चीजों को जरूरी एग्जाम में लिखिए। यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो थोड़ी प्रासंगिक घटनाओं को जोड़िए, केवल रूखा सूखा आंसर लिखकर मत आइए, नंबर नहीं मिलेगा। 10,000 कॉपी में तो लोग दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ी सा दिल लगा दीजिए, थोड़ी भावनाओं को व्यक्त कर दीजिए, प्रासंगिक घटनाओं को, जो मानवीय घटनाएं उनका वर्णन करके बता दीजिए भाई सही है। तो आज मैंने दंड के प्रतिफलात्मक सिद्धांत आलोचना बताया और उसके कैसे प्रश्नों को आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे। देखिए दर्शन शास्त्र में टू द पॉइंट आइए, बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां जहां से प्रश्न की मांग है वहीं से शुरू करिए। अगर आलोचना पक्ष को दे रहा कि इसकी पास में खत्म हो जा रही है तो आलोचना पक्ष से शुरू करिए, लेकिन लास्ट में आप कुछ मानवीय घटनाओं को जोड़कर बता दीजिए कि यदि ऐसे भयानक दुष्कृत्य होंगे तो यह अपनी प्रासंगिकता फिर प्राप्त करता चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि अब आयोग के प्रश्न का समर्थन ही करिए। ठीक है, उत्तर संतुलित लिखा जाता है, ना ज्यादा निगेटिव ना ज्यादा पॉजिटिव, लेकिन कभी कभी अपनी बातों को भी बोलिए ना। भाई एग्जामिनर क्या देखने आ रहा है? केवल वही चीज, या बार बार 10,000 कॉपी पे आएगा तो क्यों आएगा वो देखने आपकी बात? उसको कुछ नया तो चाहिए, तो दिल को छूइए, नया हो जाएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।